इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। देखिए, इस पैराग्राफ में आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कॉम्पिटेंट, रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, सिलेक्टेबल मार्कर। तो ताकि आपको इन सारे वर्ड्स में कंफ्यूजन ना हो, हम इंडिविजुअली इन सारे वर्ड्स के मतलब को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर वापस आएंगे इस पेज पे इस पैराग्राफ को रीड करने के लिए। तो हमारा टारगेट क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करवाने का। तो अब ये जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये सेल के अंदर डायरेक्टली तो घुस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है और डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक। तो कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक को क्रॉस डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता। अब देखिए, ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हमने बोला डीएनए हाइड्रोफिलिक है। ये हाइड्रोफिलिक क्यों है? हाइड्रो यानी कि वाटर, फिलिक यानी कि वाटर से प्यार है इसे। तो अगर डीएनए हाइड्रोफिलिक है तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अब डीएनए हाइड्रोफिलिक क्यों है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। हाइड्रो मतलब क्या? वाटर। अब पहले वाटर को देखते हैं। वाटर को अगर आप तोड़ोगे तो ये किस में डिसॉल्व होगा? H प्लस एंड OH माइनस में। इन आयंस में ये डिसॉल्व होगा। यानी कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है यानी कि इसमें एक पोलैरिटी है, एक डाइपोल है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में वो चीजें डिसॉल्व होंगी जो पोलर नेचर की हो। अब बात करते हैं डीएनए की, कि डीएनए कैसे हाइड्रोफिलिक हो गया। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डीएनए में क्या होता है? एक राइबोज शुगर होती है, इसके साथ जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस और इसके साथ जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट क्या होता है? PO4 2 माइनस। ये माइनस दिख रहा है आपको? ये माइनस की वजह से डीएनए में आता है एक नेगेटिव चार्ज। डीएनए कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से डीएनए में क्या आ गई? पोलैरिटी। अब अगर डीएनए में पोलैरिटी आ गई तो डीएनए कैसा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो डीएनए कैसा हो गया? हाइड्रोफिलिक। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन की। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, कोई भी सेल आप ले लो, किसी भी एनिमल का सेल ले लो, किसी भी प्लांट का सेल ले लो, किसी भी बैक्टीरिया का सेल ले लो, हर एक सेल के पास अपनी मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन जो है, अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की, है ना। यहाँ पे आपको लिपिड की दो लेयर देखने को मिल रही है। बाई मतलब टू। तो यहाँ पे आपको लिपिड की दो लेयर देखने को मिल रही है। एक लेयर हो गई ये वाली और दूसरी लेयर हो गई ये वाली। तो अब आप खुद सोचिए कि इस लिपिड की वजह से, अच्छा लिपिड पर बात कर लेते कि ये हाइड्रोफोबिक कैसे हो गया। इसे पानी से डर लगता है। अगर आप कभी भी ऑयल को या फिर कोई भी फैटी चीज को पानी में मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑयल ऑयल में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, लिपिड में कोई पोलैरिटी नहीं होती है। तो अगर कोई पोलैरिटी नहीं है यानी कि ये कैसा हुआ? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। और वाटर, अभी अभी हमने पढ़ा कि ये वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये जो लिपिड है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो मेम्ब्रेन हमारा कैसा हो गया? मेम्ब्रेन हो गया हाइड्रोफोबिक, यानी कि उसे पानी से डर लगता है। फोबिया मतलब क्या? फोबिक वर्ड कहाँ से आया है? फोबिक वर्ड आया है फोबिया से। फोबिया मतलब क्या? डर। अब इस डर की वजह से ये पानी से प्यार नहीं कर सकता और ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। अगर मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफिलिक होता तो फिर डीएनए डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर सकता था, लेकिन क्योंकि मेम्ब्रेन होती है हाइड्रोफोबिक और डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक, तो ये डायरेक्टली इसको क्रॉस नहीं कर सकता। अब देखिए, अगर हमें इस डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट करवाना है तो इस टाइट पैकेजिंग को हमें थोड़ा सा लूज करना होगा, ताकि यहाँ पर कुछ स्पेस क्रिएट हो, कुछ पोर्स क्रिएट हो। इन पोर्स को क्रिएट करने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं हीट शॉक मेथड। ओके, अभी हम देखेंगे। अगर आपने मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने 4 मेथड्स बताए जिसके थ्रू हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि हम हीट शॉक मेथड को यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपको समझ में आया कि डीएनए डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। डीएनए कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली।
क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक और मेम्ब्रेन होता है हाइड्रोफोबिक। अब ये दोनों का ऑपोजिट नेचर है। ऑपोजिट नेचर की वजह से ये आपस में डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर डिसॉल्व नहीं कर सकते तो डीएनए डायरेक्टली यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे कि मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था, और उसमें भी हम मान के चलेंगे हीट शॉक मेथड को। तो सबसे पहले देखिए कॉम्पिटेंस क्या होता है। कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी, किसकी एबिलिटी, होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या है, जिस सेल के अंदर हम डीएनए को घुसा रहे हैं, जिस सेल के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, उस होस्ट सेल के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके। अगर उसके पास वो एबिलिटी नहीं है तो उसमें वो एबिलिटी हम डलवाते हैं इन सारे मेथड्स को यूज करके। लेकिन अगर उस होस्ट सेल में वो एबिलिटी है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले सके, तो उस एबिलिटी को, उस पोटेंसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंस। और जिन होस्ट सेल में ये एबिलिटी होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लेने की, उन होस्ट सेल को बोलते हैं कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल या फिर कॉम्पिटेंट सेल। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे मान के चलेंगे हीट शॉक मेथड का, जिसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन पे, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स क्रिएट होते हैं। पोर्स क्रिएट होंगे तो उस स्पेस में से जो डीएनए वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। अब हीट शॉक में हमने क्या पढ़ा था, हीट शॉक में हमने पढ़ा था कि ये ट्यूब में हम लेते हैं सबसे पहले हमारा प्लाज्मिड, या फिर इसको आप बोलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हम लेते हैं होस्ट सेल जिसके अंदर हमें इंसर्ट करवाना है, साथ में कोई भी डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम आयंस हम ले लेते हैं, और इसको हम रखते हैं थोड़ी देर पे आइस के लिए। फिर हम इसे हीट करते हैं वाटर बाथ पे 42 डिग्री सेल्सियस में, और फिर वापस से हम इसे आइस पर प्लेट करते हैं। तो ये जो 42 डिग्रीज का बीच में टेम्परेचर आ रहा है, इसकी वजह से इस मेथड को बोलते हैं हीट शॉक मेथड। तो ये हीट शॉक मेथड के बाद सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। और बाकी हमने क्या मेथड्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था माइक्रो इंजेक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन एनिमल सेल, एक हमने पढ़ा था बायोलिस्टिक्स जीन गन जो हम जनरली प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं, और एक हमने पढ़ा था अबाउट डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, जिसमें कोई भी हम पैथोजन लेते हैं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें से जो विरुलेंस फैक्टर, यानी कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि उसको हम डिसआर्म कर देते हैं, उसके हथियार छीन लेते हैं। तो अब ये विरुलेंट नहीं है, अब इसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन हम जिस जीन को ट्रांसफर करना चाहते हैं वो जीन ट्रांसफर हो जाएगा। ये वायरस जाकर के किसी सेल पर बैठेगा और इसको इंसर्ट कर देगा। आज हम देखने वाले हैं कि किस, मतलब मान लेते हैं कि हो गया है, जो इंसर्शन करवाना था वो हमने हीट शॉक मेथड के थ्रू करवा दिया। हीट शॉक के थ्रू यहाँ पर क्या हो गए, पोर्स क्रिएट हो गए और सेल के अंदर डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो इंसर्ट हो चुका। अब देखो अगली चीज, मान लेते हैं हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जिसे हमने इंसर्ट करवाया है, उसमें एक येलो वाला जीन है जो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यानी कि ये जो येलो जीन आपको देखने को मिल रही है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ऐसे लिखते हैं ना हम। तो ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, यानी कि जिस भी सेल के अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल जाएगा उसको एम्पिसिलिन से इम्यूनिटी मिलेगी। एम्पिसिलिन क्या करता है, नॉर्मली जो सेल्स है उनको मार देता है, लेकिन अगर उसमें रेजिस्टेंस जीन है एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, तो एम्पिसिलिन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि एम्पिसिलिन अब उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, एम्पिसिलिन उसे नहीं मार सकता। आपने कभी आईजीआई गेम खेला है या फिर कोई भी ऐसे वीडियो गेम जिसमें एक चीट कोड होता है, तो उसमें भले ही आप तोप से क्यों ना मार दो, लेकिन वो जो खिलाड़ी वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसके पास उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबने वैक्सीनेशन तो लगवाई होगी, सबने वैक्सीन लिए होंगे। कोविड के केस में क्या था, कोविड के केस में हमने वीकेंड कोविड सेल्स लिए थे वैक्सीन के नाम पे, तो ताकि अगर असली वाला कोविड हमें इन्फेक्ट करे तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी उसके खिलाफ क्या हो, इम्यूनिटी प्रेजेंट हो। तो वैसे ही एम्पिसिलिन के खिलाफ इम्यूनिटी है, अगेंस्ट एम्पिसिलिन के अगेंस्ट इम्यूनिटी है हमारे पास। इस इम्यूनिटी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसी सेल के अंदर जाएगा, वो सेल एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में नहीं मरेगा, और अगर वो डीएनए नहीं जाएगा तो फिर जो सेल है वो मर जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल लिए बहुत सारे, और हमने बहुत सारे ई कोलाई के सेल लिए। अब हम यहाँ पर ई कोलाई के अंदर इसको इंसर्ट करवाएंगे।
तो जिसके अंदर हम इंसर्ट कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे हमारा जो होस्ट सेल है वो कौन सा होगा? ई कोलाई का। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है अपटेक ऑफ डीएनए वाला, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ये जो डीएनए का अपटेक वाला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जाएगा, यानी कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो उस सेल को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसके अंदर ये वाला इंसर्ट हो चुका है, तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हर एक सेल के अंदर उसी एफिशिएंसी से जाए। हो सकता है कि ये किसी सेल के अंदर गया हो और किसी में ना गया हो। तो जिसमें ये जाएगा वो तो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें ये नहीं जाएगा वो कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमें खाली आंखों से दिख तो नहीं रहा है कि किसके अंदर गया है किसके अंदर नहीं गया है, हम तो सारे एक्सपेरिमेंट्स तुक्के मार के ही करते हैं। तो अगली बारी आती है इन दोनों सेल्स को, मतलब ऐसे मैं आपको दो दिखा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 10⁻9 सेल्स होते हैं। तो ये सब हमें नेकेड आई से तो दिखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? एम्पिसिलिन की वजह से चेक करेंगे, यानी कि हम लेंगे अगार प्लेट्स। अगार प्लेट्स यानी कि हम लेंगे ऐसे पेट्री डिश जिसके अंदर हमने अगार से फिलिंग कर रखी है। अब ये जो अगार है ना, इसके अंदर हमने डाल दिया है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन हमने इसलिए डाला है क्योंकि एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में सिर्फ वही वाले सेल्स ग्रो कर पाएंगे जिसके अंदर ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है। क्योंकि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में ये जो येलो वाला जीन दिख रहा है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि ये एम्पिसिलिन से इसे बचा के रखेगा। और जिनके अंदर नहीं है वो सेल्स मर जाएंगी, वो सेल्स ग्रो नहीं कर पाएंगी, वो सेल डाई ऑफ कर जाएंगी। तो जो सेल्स इस मीडियम पे ग्रो करेगी, ये जो आपको दिख रही है ना ग्रे वाली, ये है अगार प्लेट्स। और इसमें हमने अगार के साथ क्या डाल दिया था? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करेंगे यानी कि जो यहाँ पे हमने तैयार किए ना ये वाले सेल्स, ये वाले जो हमने सेल्स तैयार किए, इसको हम अगार प्लेट में डाल के आराम से स्प्रेड कर देंगे। अब जब हम इसे स्प्रेड करेंगे और इसे ग्रो करने के लिए छोड़ेंगे, तो इसमें सिर्फ वही वाले सेल्स ग्रो करेंगे जिसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स ग्रो करेंगे और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स है वो मर जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो सेल्स ग्रो किए हैं वो कौन से हैं? जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और जो दूसरे वाले थे जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं गया, वो इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक एक सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है। किस सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के सिलेक्शन में। और ये एक मार्कर की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेल्स ग्रो करी हैं उनके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल गया है, इसीलिए वो ग्रो करी है। तो ये एक मार्कर की तरह भी काम कर रहा है और ये सिलेक्शन में भी हेल्प कर रहा है। तो इस केस में एम्पिसिलिन कहलाएगा हमारा सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, इस केस में एम्पिसिलिन कहलाएगा सिलेक्टेबल मार्कर। तो देखिए अब जाते हैं हम अपने पैराग्राफ पे, क्योंकि हमने जो चीजें पढ़नी थी वो सारी चीजें पढ़ ली हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू रिसिपिएंट सेल्स। रिसिपिएंट सेल्स मतलब होस्ट सेल, रिसिपिएंट मतलब जिसके अंदर वो जाएगा, जो उस सेल को, जो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव करेगा। तो रिसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव, कॉम्पिटेंट यानी कि वो एबिलिटी ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके। So recipient cells, after making them competent to receive, take up the DNA present in its surrounding. और ये जो प्रोसेस है of taking up of DNA from its surrounding, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए recipient cells after making them competent to receive take up DNA present in its surroundings. So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic, example ampicillin, is transferred into E. coli cells, the host cell यानी कि यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? E. coli की। The host cell becomes transformed into ampicillin resistant cells. क्यों? क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने यहाँ पे यूज किया है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, और एंटीबायोटिक कौन सा? एम्पिसिलिन। तो अब ई कोलाई सेल्स यानी कि जो होस्ट सेल के अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स में। If we spread the transformed cells on agar plates containing ampicillin,
ओनली द ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो एंड अनट्रांसफॉर्म्ड रिसिपिएंट सेल्स विल डाई। यानी कि जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है, सिर्फ वही जिंदा रहेंगे, वही ग्रो कर पाएंगे, और जो अनट्रांसफॉर्म्ड रिसिपिएंट सेल्स है, जिसे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी बोलते हैं, वो मर जाएंगे। Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin, यानी कि ampicillin resistance gene की वजह से हम transformed cell को select कर पा रहे हैं in the presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in this case is called a selectable marker, क्योंकि ampicillin हमें selection में help कर रहा है। किसके selection में? ट्रांसफॉर्म्ड सेल के सिलेक्शन में। और ये एक मार्कर की तरह भी काम कर रहा है, मतलब ये हमें बता रहा है कि कौन से सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इस केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को हम कहेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। बाय।